नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रामभजन मीणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 14 के बारे में, जिसका नाम है प्रतिदायी एवं विविध व्यय। ये वाला अध्याय पढ़ने से पहले अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका जो नाम है प्रतिदायी एवं विविध व्यय, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, प्रतिदायी का मतलब होता है रिफंड्स और विविध व्यय का मतलब होता है मिसक्लेनियस एक्सपेंडिचर। ये तो हुई इंग्लिश की बात। अगर इसको समझाने की बात करें तो हम इस तरह से समझते हैं कि प्रतिदायी का मतलब होता है रिफंड्स। अब मैं आपको इसको समझाऊंगा, उससे पहले आप दो चीज़ें समझना। एक होता है रिफंड्स और एक होता है रिटर्न। अब ये दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, तो एक बार थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। रिफंड्स का मतलब होता है कि आपका पैसा जब आपके पास वापस आए, जैसे आपका पैसा कट गया हो या फिर आपने कहीं पैसा जमा कराया हो, तो वापस वो पैसा आपके पास आ जाए, आपके खाते में आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं रिफंड्स। तो फिर रिटर्न का मतलब क्या होता है। रिटर्न और रिफंड सेम सब लगते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। रिटर्न का मतलब होता है जैसे आपके पास कोई वस्तु है किसी प्रकार की, जैसे मान लो कोई बुक है, आपने किसी अपने फ्रेंड को दे दी पढ़ने के लिए, आपका फ्रेंड उसको पढ़ने के बाद में आपको वापस लौटाता है, तो उसको बोलते हैं रिटर्न। यानी कि जब बात पैसों की आती है, पैसा आपका है, आपने कहीं जमा करा दिया, या फिर पैसा कट गया और वो पैसा आपके पास वापस आता है, तो उसको हम बोलेंगे रिफंड्स। और यदि अगर आपने किसी को कोई वस्तु दी, पैसों के अलावा कोई भी चीज़ दी, अगर वो वापस आपके पास आती है, तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न। तो ये हो गया इनका डिफरेंस। लेकिन हम बात करेंगे प्रतिदायी की, ओनली रिफंड्स की। तो रिफंड्स के बारे में मैंने समझ लिया कि रिफंड्स क्या होता है। और विविध व्यय यानी कि छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं उनको बोलते हैं विविध व्यय, यानी कि मिसक्लेनियस एक्सपेंडिचर। इस अध्याय के अंदर हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि जो ये प्रतिदायी होता है, जो ये रिफंड होता है, कि ये किसका कानूनी अधिकार होता है, किसका कानूनी अधिकार नहीं होता है, इनके ऊपर जो कई सारे नियम होते हैं वो कैसे लगाए जाएंगे। और इसके अलावा एक टॉपिक और है, इसके अंदर एक दो नियम के अंदर बता रखा है कि भूमि अवाप्ति कैसे की जाती है, भूमि अवाप्ति अधिकारी कौन होगा, भूमि अवाप्ति की लागत किस प्रकार उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। भूमि अवाप्ति का मतलब होता है जैसे मान लो कोई किसान है, उसके खेत है बहुत सारे, वहाँ से अगर कोई रोड निकलेगी तो किसान को मुआवजा मिलेगा। भूमि अवाप्ति का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऑफिस भूमि को एक्वायर कर लेते हैं, उस किसान की भूमि को एक तरह से कब्जे में ले लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं भूमि अवाप्ति। अवाप्त करना यानी कि पोजीशन में लेना, खुद के अधिकार में लेना। उधर से रोड निकलेगी तो वो फिर ज़मीन गवर्नमेंट के पास जाएगी और उसके बदले में किसान को मिलेगा मुआवजा। तो भूमि की जो वो रोड निकलेगी उस किसान के खेत से, उसकी लागत का निर्धारण कैसे आएगा, यानी कि किसान को जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा और इसका निर्धारण कौन करेगा, उसको हम बोलते हैं भूमि अवाप्ति अधिकारी। और भूमि अवाप्ति अधिकारी कौन हो सकता है, ये चीज़ें भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं नियम संख्या 252। इसमें बता रखा है कि विविध व्यय किए जाएंगे। ये वाले जो विविध व्यय है इसके बारे में बता रखा है कि ये किस प्रकार किए जाएंगे। देखिए, इसमें दो ही बातें हैं, ओनली दो बातों को आपको समझना है। इसमें बता रखा है कि आकस्मिक व्यय पर लागू नियमों के अनुसार विविध व्यय किए जाएंगे। पहली चीज़ तो ये दे रखी है। और दूसरी चीज़ इसमें ये दे रखी है कि किसी विशेष नियम या फिर सक्षम प्राधिकारी के आदेशों से नियमित होने वाले विविध व्ययों पर आकस्मिक व्यय वाले नियम लागू नहीं होंगे। यानी कि और भी कई सारे विविध व्यय होते हैं, यानी कि वो विविध व्यय जो किसी विशेष नियम या फिर सक्षम अधिकारी के आदेशों से नियमित होते हैं। यानी कि उसके आदेशों से क्या होते हैं, नियमित होते हैं, रेगुलेट होते हैं, वो चलते हैं। तो इस दशा में क्या होगा कि इस प्रकार के जो व्यय होते हैं उन पर आकस्मिक व्यय वाले नियम लागू नहीं होंगे। केवल इतनी सी बात की गई है और एग्जाम में इतना ही आएगा। नियम संख्या 253 की बात करें तो इसमें बता रखा कि प्रतिदायी का वर्गीकरण, यानी कि रिफंड्स का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा। इसमें दो तीन बात की जाएगी कि प्रतिदायी यानी कि राजस्व, जो अभी इसमें एक चीज़ और है, प्रतिदायी यानी कि रिफंड्स की बात तो हम कर रहे हैं, बार बार रिफंड शब्द बोल रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर केवल राजस्व के रिफंड की बात की गई है, यानी कि जो रेवेन्यू होता है उसकी बात की गई है। जैसे मान लो सरकार के पास कई सारे डिपार्टमेंट क्या कराते हैं, राजस्व जमा कराते हैं। सरकार के पास अर्निंग कहाँ से आती है, कई प्रकार के डिपार्टमेंट है, वो टैक्स वगैरह लगाते हैं, कई प्रकार का उनको रेवेन्यू प्राप्त होता है, फीस, जुर्माना, ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट के पास जाती है और डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के पास जमा कराते हैं। ट्रेजरी में जमा जाता, ट्रेजरी के अंदर जाता है सारा पैसा। तो इसमें क्या होगा कि जो रिफ़ंड होगा वापस पैसा जमा कराने के बाद में गवर्नमेंट जो रिफ़ंड करेगी, वो कई बार तो क्या है कि
प्राप्त करने वाले का कानूनी अधिकार रहेगा और कई बार वो कानूनी अधिकार नहीं रहेगा। जैसे मान लो अभी महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं राजस्थान के अंदर, अभी 24 अप्रैल से 30 जून तक चले थे। तो उसमें सरकार द्वारा जो गैस सिलेंडर दिया जाता है उसके ऊपर 610 रुपये के आसपास सब्सिडी दी जाती है, तो वो भी एक प्रकार का रिफ़ंड है। तो वो क्या है कि वो कानूनी अधिकार नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे सब्सिडी मिले ही मिले, हो सकता है गवर्नमेंट कल को सब्सिडी बंद कर दे, तो वो तो कानूनी अधिकार नहीं है। और कई सारे रिफ़ंड ऐसे होते हैं कि वो आपका कानूनी अधिकार है, वो गवर्नमेंट को आपको देना ही पड़ेगा। जैसे मान लो आपका टैक्स कट गया, टैक्स ज़्यादा काट लिया, तो फिर आपको क्या होगा कि रिफ़ंड मिलेगा और वो आपका कानूनी अधिकार भी है। तो इसमें इस चीज़ की बात की गई है कि प्रतिदाय का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो पहले है, सबसे पहले 253 सब क्लॉज मैंने बता रखा कि राजस्व के प्रतिदाय का वर्गीकरण, यानी कि कानूनी अधिकार है, कुछ तो कानूनी अधिकार है कुछ रिफंड का, और कुछ रिफंड का कानूनी अधिकार नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट चाहे तो आपको रिफंड भी दे सकती है और नहीं भी दे सकती है। ये गवर्नमेंट अगर आपके ऊपर कृपा कर देगी तो आपको रिफंड मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसमें बता रखा कानूनी अधिकार में बता रखा है इन रिफंड को प्राप्त करना दावेदार का कानूनी अधिकार है। यानी कि जो क्लेम करेगा, जो आदमी या फिर जो भी ऑफिस होगा जो क्लेम करेगा उसका कानूनी अधिकार रहेगा। और इसमें बता रखा कि कानूनी अधिकार नहीं है, यानी कि इन रिफंड को प्राप्त करना कानूनी अधिकार नहीं है। ये रिफंड अनुग्रह के रूप में दिए जाते हैं। अनुग्रह का मतलब होता है कि एक तरह से गवर्नमेंट कृपा के रूप में देती है, यानी कि सहायता के रूप में देती है, केवल हेल्प के रूप में देती है। तो गवर्नमेंट के पास मान लो खजाना खाली हो जाए तो हो सकता है कि वो आपको सहायता ना करे और आप कानूनी अधिकार के रूप में उसका दावा भी नहीं कर सकते, वो आपको फिर नहीं मिलेगा। दूसरा टॉपिक इसके अंदर है कि राजस्व के रिफंड को बजट आवंटन के रूप में प्रयोग करना वे नहीं माना जाएगा। मान लो सरकार ने किसी विभाग को रिफंड कर दिया, राजस्व का जो रिफंड है, रेवेन्यू का जो रिफंड है वो किसी डिपार्टमेंट को कर दिया और उस डिपार्टमेंट ने क्या किया कि उस रिफंड को बजट के रूप में काम ले लिया, तो उसको फिर वे नहीं माना जाएगा। इस नियम में इतनी बात की गई है। तीसरे की बात करें तो इसमें बता रखा है कि राजस्व की वसूली में छूट या माफ़ी को राजस्व की मांग में कमी माना जाएगा, ना कि उसका रिफंड। जैसे मान लो राजस्थान सरकार का कोई ऑफिस है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, राजस्थान आवासन मंडल है, इसने कई सारे सिटी पार्क वगैरह बनाए थे, जैसे कोटा के अंदर ऑक्सीजन पार्क, जयपुर के अंदर भी सिटी पार्क वगैरह। तो उनसे क्या होती है, राजस्थान आवासन मंडल को रेवेन्यू होती है, क्योंकि वो फीस वगैरह लेते हैं, तो वो जाएगा गवर्नमेंट के पास। अब मान लो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के पास 100 रुपये की कमाई हो गई और ये गवर्नमेंट ने बोले कि ठीक है आप हमारे को 80 रुपये दे दो, तो ये 20 रुपये की जो ये कमी की है इसको कमी ही माना जाएगा। इसको ये नहीं माना जाएगा कि गवर्नमेंट ने 20 रुपये वापस रिफंड कर दिए। केवल इतनी सी बात की गई है। नियम संख्या 254 की बात कर लेते हैं। इसमें बता रखा कि रिफंड के लिए स्वीकृति, यानी कि रिफंड जब मिलेगा तो उसके लिए स्वीकृति यानी कि एक्सेप्टेंस चाहिए। एक्सेप्टेंस मिलने के बाद ही आपको रिफंड मिलेगा। तो 254 सब क्लॉज 1 में बता रखा कि राजस्व की रिफंड की स्वीकृति या तो बिल पर दी जाएगी, अगर बिल पर नहीं दी गई है, अलग से स्वीकृति दी है, तो फिर उसका अंकन क्या किया जाएगा, बिल पर किया जाएगा। और इस दशा में एजी को सूचित नहीं किया गया है तो स्वीकृति की प्रमाणित प्रति यानी कि जो सर्टिफाइड कॉपी है वो बिल के साथ संलग्न की जाएगी और एजी को सूचना दे दी जाएगी। नियम संख्या 254 सब क्लॉज 2 में बता रखा कि रिफंड की राशि को निक्षेप खाते में जमा नहीं किया जाएगा। निक्षेप खाता क्या होता है, ये बैंक में खोला जाता है, तो इसके अंदर एक निश्चित समय अवधि के लिए पैसा जमा किया जाता है, उससे पहले पैसा निकाला भी नहीं जा सकता, उसको हम बोलते हैं निक्षेप खाता। तो इसमें मना कर रखा है कि रिफंड की राशि को, यानी किस डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट से अगर कोई रिफंड मिला है तो उसको निक्षेप खाते में जमा नहीं किया जाए। यानी कि इसमें बता रखा है कि राजस्व के रिफंड पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा रिफंड की राशि को आहरित किया जाएगा। कैसे आहरित किया जाएगा, मतलब इसमें तो ये बता रखा कि रिफंड को, एक सेकंड, इसमें यह बता रखा कि रिफंड की राशि को निक्षेप खाते में जमा नहीं किया जाए। अब इसमें आगे और थोड़ा दे रखा है कि राजस्व के रिफंड पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा रिफंड की राशि को आहरित किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, या तो मांग करने पर या फिर रसीद देने पर उसको क्या मिल जाएगा, राजस्व का रिफंड। रिफंड की राशि को आहरित कर संबंधित व्यक्ति द्वारा निक्षेप लेखे में जमा नहीं किया जाएगा। संबंधित व्यक्ति हो या फिर संबंधित विभाग हो, वो राजस्व का रिफंड प्राप्त होने के बाद में उसको निक्षेप खाते में जमा नहीं करेगा। नियम संख्या 255 बता रखा है रिफंड के लिए प्रक्रिया, यानी कि रिफंड के जब आपको पैसा मिलेगा किसी डिपार्टमेंट को या फिर किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट से, तो उसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है इसके बारे में बता रखा है। तो ये 255 सब क्लॉज 1 में बता रखा है कि रिफंड की स्वीकृति से पहले मूल, मांग या फिर वसूली की प्रविष्टि को ढूंढा जाएगा। यानी कि किसी डिपार्टमेंट में मान लो आपने कोई पैसा जमा कराया है एक तरह से, ठीक है, तो फिर उसकी एंट्री को अगर आप फिर बाद में क्या करोगे, सबसे पहले तो प्रोसेस ये समझो आप कि आपने किस डिपार्टमेंट में पैसा जमा करा दिया। अब उसकी डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, केस बुक के अंदर एंट्री करते हैं।
अब फिर वापस आपको अगर पैसा रिफ़ंड मिलेगा, आपने उसको क्लेम कर दिया, दावा कर दिया कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, तो बाद में क्या होगा कि वो जो एंट्री की थी उस डिपार्टमेंट ने कि हमारे को इतना पैसा मिला है फलाने आदमी से, तो वो उसके सामने एक एंट्री और कर देंगे कि ये पैसा जो प्राप्त हुआ था हमने इसको रिफ़ंड कर दिया। तो इसमें बता रखा कि रिफ़ंड की स्वीकृति से पहले मूल मांग या फिर वसूली की प्रविष्टि को ढूंढा जाएगा। पहले उसको ढूंढा जाएगा कि वसूली कब हुई थी, उस एंट्री को ढूंढा जाएगा। और फिर विभाग ये क्या करेगा, जो विभाग की कैश बुक है, विभाग की कैश बुक में मूल प्रविष्टि के सामने रिफ़ंड की प्रविष्टि की जाएगी ताकि दोबारा रिफ़ंड ना हो। रिफ़ंड के बिल पर यह प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा कि इस प्रकार की प्रविष्टि कर दी गई है। और रिफ़ंड का जो बिल दो बनेगा उसके ऊपर भी एंट्री कर दी जाएगी कि भाई इसका हमने रिफ़ंड कर दिया है। GA 117 में राजस्व के रिफंड को कोषागार से आहरित करने हेतु बिल तैयार किया जाएगा। यानी कि राजस्व के रिफंड को कोषागार से आहरित करने हेतु एक बिल तैयार किया जाएगा। वो किस में तैयार किया जाएगा? GA 117 के अंदर। यदि किसी विभाग में अन्य प्रारूप है तो GA 117 के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। 117 के अलावा अगर किसी विभाग में अन्य प्रारूप है तो उसके अंदर बिल तैयार किया जाएगा राजस्व के रिफंड का। 3 वित्तीय वर्ष पुराना अदावाकृत जमा, यानी कि 3 सालों तक किसी ने क्लेम नहीं किया किसी राशि के ऊपर, ठीक है, तो उस दिशा में क्या होगा, इसके विवरण हेतु विश्वसनीय अभिलेख क्या माना जाएगा। यानी कि उसको कैसे यकीन करें कि वास्तव में ये 3 वर्ष से पुराना मामला है और वास्तव में ये किसने जमा कराया है। तो कोषागार के अंदर जो मूल अभिलेख होता है, जो ओरिजिनल रिकॉर्ड होता है, उसके अंदर से इसका मिलान किया जाएगा। DDO रिफंड के बिल में इस बात का प्रमाण पत्र देगा कि राशि को कोषागार में जमा कराया था तथा पूर्व में आहरित नहीं की गई है, ताकि उसको फिर रिफंड मिल जाए। भाई वो ये इस प्रकार का अगर प्रमाण पत्र दे देगा तो दावा करने वाले को आसानी से वो राशि मिल जाएगी। यदि किसी मामले में जमा का संतोषप्रद सत्यापन न हो तो दावेदार से बंद पत्र भरवाया जाएगा। यदि मान लो कभी ऐसा लगे कि इस डिपार्टमेंट को कि इसने तो राशि जमा कराई नहीं और ये क्लेम और कर रहा है, तो फिर उस दिशा में क्या होगा कि उससे बॉन्ड पत्र भरवा लिया जाएगा। और इस दिशा में क्या होगा, यदि बाद में भुगतान अनियमित पाया जाए तो उसकी भरपाई करेगा, उसमें बाद में फिर उससे वसूल कर लिया जाएगा। अगर उस मान लो गलत तरीके से दावा कर दिया और उसने रिफंड भी ले लिया तो बाद में क्या होगा कि वो बॉन्ड के जरिए उसे वापस राशि वसूल कर ली जाएगी। बॉन्ड तो वैसे भरवाते हैं कई सारी नौकरियों के अंदर, अगर वो 2 साल से भीतर नौकरी छोड़ता है तो फिर उसे वापस पैसा लिया जाता है। एक से अधिक व्यक्तियों की ओर से एक ही रसीद पर कोषागार में जमा कराई गई एक मुश्त राशि के कुछ हिस्से के रिफंड के मामले में भी उपरोक्त प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। मान लो जैसे 4-5 आदमी है, उन्होंने मिलकर कोई राशि जमा कराई है, अगर इनको फिर वापस क्या करना है, रिफंड करना है, तो ये वाली प्रक्रिया भी जो ऊपर वाली जो हमने पढ़ी वही इसके अंदर अपनाई जाएगी। नियम संख्या 256 इसमें बता रखा कि राजस्व के रिफंड के आदेश की वैधता कब तक रहेगी। यानी कि राजस्व के रिफंड का ऑर्डर मान लो किसी सरकार ने जारी कर दिया कि ये राजस्व का रिफंड है, ये आज जारी कर दिया है और ये रिफंड ले लें, तो ये आदेश की वैधता कब तक रहेगी। तो राजस्व के रिफंड का आदेश वैध रहेगा कब तक, जो आदेश जारी किया था ना, जिस तारीख को जारी किया था उसे 3 माह तक वैध रहेगा। 3 माह की अवधि के बाद ये आदेश क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। लेकिन यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी सक्षम प्राधिकरण ने पुनर्वैध कर दे तो ही आदेश वैध माना जाएगा। 3 महीने बाद में यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी सक्षम प्राधिकरण ने अगर उसको पुनर्वैध कर दिया तो फिर वो आदेश वैध माना जाएगा। नियम संख्या 257 इसमें बता रखा कि संपत्ति की आकस्मिक हानि की दशा में क्षतिपूर्ति देनी होगी। संपत्ति की आकस्मिक हानि यानी कि आकस्मिक हानि अगर हो जाती है बाढ़ भूकंप वगैरह किसी से भी, तो इस दशा में क्षतिपूर्ति की राशि नहीं मिलेगी। इसको 2 भागों में बांटा गया है, सब क्लोज 1 सब क्लोज 2। इसमें बता रखा है, ये सिंपल सा नियम है, ये आपका होमवर्क, आप इसको पढ़ लेना। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि संपत्ति की हानि की दशा में राज्य कर्मचारी को कोई क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं दिया जाएगा। वित्त विभाग अनुमति देता है तो इस क्षतिपूर्ति का भुगतान दिया जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली क्षति के लिए क्षतिपूर्ति तो नहीं मिलेगी। नोट लगा के बता रखा, यदि किसी कर्मचारी को क्षतिपूर्ति स्वीकृत की गई है तो वह वेतन बिल के प्रपत्र पर आहरित की जाएगी। नियम संख्या 258 सार्वजनिक काम के लिए ली गई भूमि के बदले क्षतिपूर्ति भुगतान प्रक्रिया। यानी कि नियम संख्या 258 इसमें बता रखा कि सार्वजनिक काम के लिए ली गई भूमि के बदले क्षतिपूर्ति भुगतान प्रक्रिया। सार्वजनिक काम, जैसे मान लो कोई रोड बना दिया, तो रोड कौन बनाता है, राजस्थान सरकार के अंदर PWD ऑफिस यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सार्वजनिक निर्माण विभाग, तो ये क्या करता है कि सार्वजनिक काम के लिए भूमि अवाप्त करता है। जैसे मान लो इन्होंने कोई रोड बना दी, इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट लाते हैं तो उनके लिए चाहिए उनको भूमि। अगर वो किसानों की भूमि लेते हैं तो किसानों को क्या मिलेगा, क्षतिपूर्ति भुगतान। तो इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, ये नियम संख्या 258 सप्लोज 1 में बता रखी है कि किसी मामले में कोई विरोध नहीं किया जाए। मान लो अगर किसी मामले में कोई विरोध ना हो तो इस अध्याय के PWD के लिए भूमि अवाप्ति हेतु जो नियम बनाए गए हैं, भूमि अवाप्ति हेतु नियम ही सरकार
अन्य सभी विभागों पर उसी रूप में लागू करेगी। यानी कि जो और दूसरे डिपार्टमेंट है अगर वो भी क्या करेंगे, अगर जमीन अवाप्त करते हैं तो उस दशा में जो किसान होंगे उनको जो क्षतिपूर्ति की जाएगी वो भी पीडब्ल्यूडी के लिए भूमि अवाप्ति हेतु जो नियम बनाए गए उसके अकॉर्डिंग की जाएगी। यदि उन्होंने विरोध किया तो फिर उनके लिए अलग से नियम बनाए जाएंगे। 258 सब क्लॉज 2 में बता रखा है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अवाप्त की गई भूमि की कीमत से संबंधित जो भी व्यय या फिर खर्चा होगा उसको इस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा। किस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा? पहला है किसी सिविल विभाग द्वारा पीडब्ल्यूडी की ओर से अवाप्त की गई भूमि की कीमत पीडब्ल्यूडी के लेखे में से उस कार्य की लागत के भाग के रूप में डेबिट की जाएगी जिसके लिए भूमि अवाप्त की गई है। यानी कि जिस काम के लिए भूमि अवाप्त की गई है उस काम के अंदर वो वाला खर्चा उसमें जोड़ दिया जाएगा। यानी कि भूमि की कीमत जो होगी वो भूमि की कीमत मान लो उदाहरण के लिए 100 रुपया है और उन्होंने कोई काम बनाया, मान लो कोई बिल्डिंग बनाई 200 रुपये की, तो उसके अंदर भूमि की कीमत भी जोड़ दी जाएगी। 200 रुपये में 100 रुपये जोड़ दिए जाएंगे, 300 रुपये हो जाएगा। तो इसमें यही बता रहा किसी सिविल विभाग द्वारा पीडब्ल्यूडी की ओर से अवाप्त की गई भूमि की कीमत पीडब्ल्यूडी के लेखे में से उस कार्य की लागत के भाग के रूप में डेबिट की जाएगी जिसके लिए भूमि अवाप्त की गई है। अब इसमें बता रखा कि लेकिन जब दो या अधिक विभागों के लिए भूमि अवाप्त की गई है तो उसकी संपूर्ण कीमत, यानी कि जो भूमि की संपूर्ण कीमत है उस विभाग के खाते में डेबिट की जाएगी जिसके लिए वे या खर्चा ज़्यादा किया गया। मान लो 2 विभाग है, एक तो पीडब्ल्यूडी है और एक है पीएचईडी। तो इसके अंदर ये बता रखा है कि जिसके लिए वे या फिर खर्चा ज़्यादा किया गया है। मान लो अगर पीएचईडी के लिए ज़्यादा खर्चा किया गया किसी प्रोजेक्ट के अंदर तो ये फिर पीएचईडी के खाते के अंदर डेबिट किया जाएगा। इस प्रकार की बात की गई है। थोड़ा सा इसमें समझना आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पिछली बार इसमें यहाँ से क्वेश्चन भी आया था। किसी सिविल विभाग द्वारा पीडब्ल्यूडी की ओर से अवाप्त की गई भूमि की कीमत पीडब्ल्यूडी के लेखे में से उस कार्य की लागत के भाग के रूप में डेबिट की जाएगी जिसके लिए भूमि अवाप्त की गई है। यहाँ पर एक विभाग की बात की गई है, लेकिन जब 2 या अधिक विभाग की बात आ जाए तो जो भूमि की लागत है वो किसके खाते में, किस विभाग के खाते में डेबिट की जाएगी, यानी किसी विभाग के खाते से काटी जाएगी जिसके लिए वे या फिर खर्चा ज़्यादा किया गया है। जब किसी विभाग के लिए भूमि अवाप्त करने है तो एक विशेष अधिकारी को नियुक्त किया जाए तो उसके वेतन भत्ते तथा आकस्मिक व्यय को वहन किया जाएगा। कैसे वहन किया जाएगा? भूमि की कीमत के रूप में उस विभाग द्वारा ही वहन किया जाएगा। जिस विभाग के लिए जो भूमि अवाप्त की गई है और उसके लिए एक भूमि अवाप्त करने है तो एक विशेष अधिकारी को नियुक्त किया जाता है तो उसको क्या दिया जाएगा? वेतन भत्ता और आकस्मिक व्यय वगैरह दिए जाएंगे। तो वो सारे खर्चे भी उस विभाग के लिए जोड़ दिए जाएंगे कि उस विभाग के ये खर्चे हैं, क्योंकि वही विभाग क्या कर रहा है? भूमि अवाप्त कर रहा है और भूमि अवाप्ति अधिकारी को नियुक्त कर रहा है। नियम संख्या 258 सब क्लॉज 3 में बता रखा कि भूमि अवाप्ति अधिकारी, यानी कि राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 बनाया गया है जिसके अंतर्गत कलेक्टर की शक्ति प्राप्त अधिकारी या फिर भूमि अवाप्ति हेतु विशेष रूप से नियुक्त अधिकारी, इनके द्वारा भूमि अवाप्त की जाएगी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भूमि अवाप्त किसके द्वारा की जाएगी? ये दो जने हैं जिनके द्वारा भूमि अवाप्त की जा सकती है और ये राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 के अंतर्गत बताया गया है। अब लास्ट नियम है 258 सब क्लॉज 13 सब क्लॉज सेकंड सब क्लॉज ए एवं सब क्लॉज बी। इसमें बता रखा कि इस नियम में वर्णित अवाप्ति की लागत का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा, यानी कि भूमि जो अवाप्त की गई है उसकी लागत यानी कि उसकी कीमत कितनी है उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो इसका निर्धारण राजस्थान राजस्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा टाइम पर जारी जो भी निर्देश है उनके क्रम में निर्धारित की जाएगी। यानी कि गवर्नमेंट टाइम पर निर्देश जारी करती रहेगी, उसके अकॉर्डिंग उस भूमि की लागत का निर्धारण किया जाएगा। तो साथियों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे लास्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम लास्ट चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।